Hello everyone, welcome to the concept classes. Myself धर्मेंद्र शर्मा. आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का अपना लास्ट टॉपिक. जिस टॉपिक को हमने बीच में से स्किप किया था. टॉपिक का नाम है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स. कई बार फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स के नाम से भी टॉपिक जो है हमारा आ जाता है एग्जाम में. तो आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने के बाद अपने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर आज. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे एट होम, स्टे फिट. घर पे रहें, स्वस्थ रहें और फिजिकल डिस्टेंसिंग को प्लीज मेंटेन रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें. तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो जो है उसको स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो काफी अच्छा टॉपिक है. छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा आज का हमारे पास. टॉपिक जो है वो होगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स. यहां पर हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स होंगे और जब उन कंडक्टर्स के अंदर से करंट फ्लो करेगा तो उनके बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होगी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर आज हमें बात करनी है. आज हम टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद कुछ लॉज के बारे में बात करेंगे जिन लॉज की हेल्प से हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगता है उसका डिफरेंट केसेस में. तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्योंकि बड़ी वीडियो हो जानी है काफ़ी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. यहाँ पर हमारे पास दो कंडक्टर हैं. लेट अस सपोज इस तरीके से ये हमारे पास कंडक्टर्स हैं. एक कंडक्टर हमारे पास फर्स्ट वन है एंड दिस इज द कंडक्टर सेकेंड. दोनों जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आर. फर्स्ट कंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करता है हमारा I1 और सेकंड कंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है हमारा वो होता है I2. अब आप सभी को पता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है वो प्रोड्यूस होती है और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जो फोर्स हमारा होगा उसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो जो सेपरेशन हमारे पास है दोनों कंडक्टर के बीच का वो हमने अज्यूम किया है R. तो कुछ इस तरीके से हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं या फिर दो पैरेलल करंट्स आप कह सकते हैं इसको. इसमें दोनों कंडक्टर के अंदर से करंट जो फ्लो कर रहा है और जो करंट है उसका जो हमारे पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड है वो फर्स्ट कंडक्टर में करंट का मैग्नीट्यूड I1 है और सेकंड कंडक्टर जो हमारे पास है सेकंड कंडक्टर में जो करंट का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू I2. सो अब अगर मैं बात करता हूं इस फर्स्ट कंडक्टर के बारे में. इस फर्स्ट कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है. किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उस मैग्नेटिक फील्ड का जो लूप बनता है उस लूप की डायरेक्शन को देखने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल. अब राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल रूल कह देते हैं, मैक्सवेल ग्रिप रूल कह देते हैं, स्क्रू रूल कह देते हैं, इसको बहुत सारे नाम इसके हमारे पास होते हैं. तो उस रूल को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो इफ आई पुट द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट देन द कर्वेचर ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लूप्स. तो यहां पर अगर मैं देखूं तो इस तरीके से थंब मेरा ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है इनवर्ड. अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा यहां पर मुझे कंडीशन सपोज करना है जिसमें क्या होगा कि पहले मैं इस पहले कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करता हूं. तो पहली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड due to
कंडक्टर ए, मैं इसको नेमिंग कर देता हूं, दिस इज कंडक्टर ए एंड दिस इज कंडक्टर बी। तो ए की जो मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डिनोटेड बाय बी ए, उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां से आर डिस्टेंस पर ये हमारे पास है। अब जो ए कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कितना कर रहा है हमारे पास, I1, तो यहां पर करंट कितना हो जाएगा हमारे पास I1। दैट मींस इस ए कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर लग रही है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई आर। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर मैं उसका लूप बनाता हूं तो इस तरीके के लूप हमारे पास यहाँ पर जो है वो फॉर्म होते हैं। दीज आर द लूप्स, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनेगी उसके लूप्स जो है वो इस तरीके से हमारे यहाँ पर बनके आएंगे। एक हमने इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का लूप मान लिया, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई आर। अगर आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर कहाँ रहेगी, अपवर्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। और जो फोर्स लगेगी वो हमारी कहाँ जाएगी, इनवर्ड। इसके बारे में डिस्कशन अभी हम करेंगे। तो इस ए की जो मैग्नेटिक फील्ड है उस ए की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप बी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो इस बी करंट कैरिंग कंडक्टर पर ए करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कितनी है, बी ए, मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में जब आप इस बी कंडक्टर को रख रहे हैं तो इस बी कंडक्टर पर फोर्स लगता है। ये हम पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहां पर क्या बनेगा, नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर ए कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बी जो करंट कैरिंग कंडक्टर उस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए। फॉर्मूला होता था बी आई एल, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड ए की है, किस पे निकाल रहे हैं हम, बी पर, तो बी में कितना करंट है, आई। तो यहां से फोर्स जो बनेगा एफ बी ए, दिस इज इक्वल टू ए की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई आर। करंट कितना है I2 और लेंथ कितनी है हमारे पास L। ये पूरे कंडक्टर पर हमारे पास फोर्स है। अब अगर हम फोर्स निकालें पर यूनिट लेंथ के लिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास क्या होगी, एफ बी ए, लेंथ ऑफ कंडक्टर से डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट बनेगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाई R। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रिलेशन बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई R। सो दिस इज द फोर्स ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड पैरेलल विद अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये हमने बात करी कि ए की फील्ड की वजह से बी पर जो फोर्स लगेगा। अब हमसे कहते हैं कि भैया बी की फील्ड की वजह से ए पर जो फोर्स लगेगा, तो कुछ भी चेंजेस वहां पर नहीं होने। जब आप बी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यहां पर तो कोई चेंज नहीं होगा, केवल ये जो हमारे पास रिलेशन है ये क्या बन जाएगा, 4 कंडक्टर बी, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी कंडक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला। बी में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो I2, सेम रिजल्ट आएगा। इसमें हमने बी पर फोर्स निकाली है, दूसरे केस में हम ए पर निकालेंगे, तो यहां पे क्या बन जाएगा, एफ ए बी। जैसे इसको मैं लिखता हूं फोर्स ऑन कंडक्टर ए ड्यू टू बी, दिस इज इक्वल टू एफ ए बी। रिलेशन वही सेम आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई R। ये हमारे पास
मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का जो दो पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में लगता है। अब बात आती है कि ये जो दोनों कंडक्टर्स हैं इनमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, इनमें रिपल्शन भी हो सकता है। कंडीशंस क्या क्या हैं? अभी अगर मैं इस केस को देखूं जिसका मैंने डायग्राम बनाया है, तो दोनों में जो करंट है उसकी डायरेक्शन सेम है, दोनों में करंट जो है इस डायग्राम के हिसाब से बढ़ जा रहा है ऐसे। तो अगर मैं यहां पर एक पॉइंट मान लूं, क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट यहां दे दिया आपको मान के चलिए P, एक पॉइंट आपको यहां दे दिया मान के चलिए Q, एक पॉइंट आपको यहां दे दिया मान के चलिए R। वो पूछता है कि फोर्स बताइए P, Q और R पे कितनी होगी। क्वेश्चन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं सेंटर पॉइंट पे देखता हूं कि यहां पर जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो डायरेक्शन जो है उसकी किस तरफ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए आप इनवर्ड है यहां पर, तो इनवर्ड का मतलब क्या हो गया, डॉट। यहां पर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहां गई, यहां से अंदर की तरफ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड कहां गई हमारे पास, बाहर की तरफ। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो एक कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, एक कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड। तो यहां पर हमारे पास क्या है, इस जगह पर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अब यहां पर एक पॉइंट देख लेते हैं हम, यहां पर इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैसी हो जाएगी, इनवर्ड, और इस कंडक्टर की फील्ड भी कैसी हो जाएगी यहां पर, इनवर्ड। तो दोनों ऐड हो जाएंगे ऐसे यहां पर। तो किसी भी पॉइंट पर जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम सीबीएसई में पूछी जाती हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो यू हैव टू गो फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर सेम डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड्स को आप ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड को आप कर देंगे सब्सट्रैक्ट। सो ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था जो बचा हुआ था हमारे चैप्टर नंबर 4 से, जो था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। अब यहां पर अगर आप देखें कि अगर दो कंडक्टर के बीच में करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्शन होगा। इसको थोड़ा सा और जरा सा बस ट्विस्ट कर दिया है कुछ सीबीएसई के प्रॉब्लम्स में। वो क्या ट्विस्ट किया है कि यहां पर टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, मगर सीबीएसई में क्या किया है, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए क्या लिख दिया है, टू बीम या फिर टू पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की दो पैरेलल बीम हैं, ये भी तो इलेक्ट्रॉन की दो पैरेलल बीम ही है। करंट अपवर्ड है तो इलेक्ट्रॉन की बीम कहां रही होंगी हमारी, डाउनवर्ड, तो इस केस में अट्रैक्शन होगा। उसके बाद क्या है, टू पैरेलल बीम ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन भी कहां चलते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहां पर भी क्या होगा हमारे पास, अट्रैक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर करंट आपका सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो कंडक्टर्स में अट्रैक्शन होगा, और करंट अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है तो कंडक्टर्स में होगा आपका रिपल्शन। आगे अगर हम बात करें, सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रॉन बीम आपको दे दी, लेट अस सपोज दिस इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक आपको प्रोटॉन बीम दे दी। अब क्या होगा भैया, अब अगर हम देखें तो बहुत बेसिक सी चीज पे हमें फोकस करना है, और वो बेसिक सी चीज हमारे पास क्या है कि जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन की बीम की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो कहां आएगा आपका, डाउनवर्ड। दिस इज द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बीम, और प्रोटॉन के अलाउंग होता है करंट। तो दोनों केसेस में, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, करंट की डायरेक्शन कैसी होगी आपकी, सेम, एंड फॉर द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट कंडक्टर विल बी अट्रैक्ट ईच अदर। तो बस हमें थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान देना है, कोई ज्यादा टफ चीज यहाँ पर हमारे पास नहीं बनती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स भी कह सकते हैं आपसे। तो आपने इस कंडीशन को वहां पर दिखाना है। अब यहां से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपका सीबीएसई में आता है, डेरिवेशन आती है, तो इसके साथ एक चीज और पूछ ली जाती है, डिफाइन 1 एम्पियर from the relation that we had derived, that is F is equal to mu naught upon 4 pi to I1 I2 upon R। यहां से आपसे बोला जाता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करें, डिफाइन 1 एम्पियर। नाउ हाउ कैन यू डिफाइन 1 एम्पियर। अब अगर आप बात करें यहाँ पर कि भाई हमने दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स यहाँ पे लिए, लाइक दिस, ये हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं,
एक कंडक्टर हमारे पास ये हो गया है और दूसरा कंडक्टर हमारे पास ये हो गया है। अब अगर मैं बात करूं कि इन दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब कितना है, 1 मीटर डिस्टेंस है, और इनके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है दोनों के अंदर, बिकॉज वी हैव टू डिफाइन 1 एम्पियर। अब इस चीज को जो मैंने अजम्पशन माना है यहाँ पर, इसको अगर मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं तो फॉर्मूला बनता है F = μ0/4π2। I1 की वैल्यू कितनी है 1, I2 की वैल्यू कितनी है 1, R की वैल्यू भी कितनी है 1। F बचेगा 2 2 जा 4 μ0/2π, और इस μ0/2π की जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो होती है 2 × में 10⁻⁻⁷ न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि जब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट हो और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा हो वो इतना हो 2 × में 10⁻⁷ न्यूटन, तो उस समय आप कह सकते हैं कि जो करंट उन कंडक्टर्स के अंदर फ्लो कर रहा होगा दैट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। व्हाट इट मीन, अगर मैं एग्जैक्टली डेफिनेशन की बात करूं, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन the conductor which are separated by unit distance experience a force equal to 2 × में 10⁻⁷ न्यूटन। मतलब जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हों, उनके बीच का फोर्स अगर इसके बराबर आता है तो उस समय आप समझ लेना कि उन कंडक्टर्स के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, 1 एम्पियर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर फ्रॉम दिस मैथमेटिकल रिजल्ट, एंड दैट विल बी आस्क्ड in the CBSE examination, HBSE examination and any state of examination, कि जब भी ये टॉपिक आता है तो 99% केसेस में इसके साथ हमेशा 1 एम्पियर को डिफाइन करवाया गया है, चाहे आप HBSE से पढ़ते हैं, चाहे आप CBSE से पढ़ते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं, चाहे आप ICSE से पढ़ते हैं, एनी स्टेट ऑफ बोर्ड में इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आता है तो इसके साथ 1 एम्पियर की डेफिनेशन फ्रॉम दैट मैथमेटिकल रिजल्ट विल बी आस्क्ड। सो प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपको यहां से देनी है, ना कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, जब भी इस प्रॉब्लम को आपको पूछा जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 4 ऑफ 12th क्लास फिजिक्स, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। सो टुडे वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर चैप्टर नंबर 4। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास हो सकता है कि हम डिस्कस करें कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो बच्चों से हमारे पास कमेंट में आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो बच्चे हमें ग्रुप में पूछते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो बच्चों ने हमसे पहले ऑलरेडी पूछ रखी हैं। हो सकता है कि हम अगली वीडियो दें आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पे कैसे सॉल्व करना है, उनको एक्सरसाइज की वीडियो भी हो सकती है। तो टिल देन आप इस टॉपिक पे बेस्ड अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, और जो भी डाउट्स हों उसको आप शेयर करें, ग्रुप पे शेयर करें, चाहे आप चैनल पे शेयर करें। बहुत बहुत आपका स्वागत है वहां पर। कोई भी आप अगर चाहते हैं कि कुछ चेंजेस यहाँ पर होने चाहिए तो आपके सजेशंस भी आर हार्टली इनवाइटेड। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड बाय।